बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबले के साथ मैं हूं सरवत वलीम। रऊफ क्लास्टा, आमिर मतीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हुकूमती मीडिया सेल का एक अहम जंगजू अदालत में तनहा। अदालत का किसी एक को निशाने इबरत बनाकर अदालत पर हमले करने वालों को सख्त पैगाम देने का फैसला। सिर्फ निहाल हाशमी ही नहीं बल्कि हुकूमत के दीगर वज़रा भी पैनामा केस के रोज़े अव्वल से ही इसी तर्ज पर मुहिम चला रहे हैं। हमने 3 नवंबर के अमर को भी बर्दाश्त किया लेकिन किसी ने बच्चों को धमकी नहीं दी। क्या आपकी हुकूमत ने माफिया को ज्वाइन कर लिया है? क्योंकि सिर्फ दहशतगर्द और माफिया ही बच्चों को धमकियां देते हैं। गॉडफादर और माफिया का लक़ब हासिल करने वाले हुक्मरान शरीफ खानदान को अब दहशतगर्दों से भी तशबीह दे दी गई। दूसरी जानिब हुकूमती तर्जुमान का मुअज़्ज़िज़ जजिस पर जवाबी हमला। मुअज़्ज़िज़ जजिस के रिमार्क्स को उनके हलफ के मुनाफी करार दे दिया। मुकम्मल आगाही के बगैर हुकूमत पर बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाए गए। हुकूमत को माफिया करार देना अफसोसनाक है। हुकूमती तर्जुमान का सुप्रीम कोर्ट को बराह रास्त चार्जशीट। डिटेल से इस पे बात करेंगे। प्रोग्राम के जब दूसरे हिस्से की जानिब बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे हुसैन नवाज आज तीसरी बार JIT के सामने पेश हुए। हुसैन नवाज के मुताबिक तमाम मुतल्लका दस्तावेजात JIT के हवाले कर दी गई हैं। JIT की तफ्तीश भी जारी है। नून लीगों का रवैया भी हमें देखने में मिल रहा है। सूरत हाल किस जानिब जा सकती है ये भी बात करेंगे और पार्लियामेंट की भी जिक्र करेंगे जहां पर आज सदर ममनून हुसैन के खिताब के दौरान पहली बार पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल बाजवा और दीगर सर्विसेज चीफ्स की मौजूदगी में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के फेस टू फेस ऑपोजिशन के गो नवाज गो और चोर चोर के नारे। ईवान में शोर शराबा और सीटियां भी बजती रहीं। प्रेस गैलरी का हाल बराह रास्त रऊफ क्लासा साहब की जुबानी हम जानेंगे। प्रोग्राम के जब आखिरी हिस्से की जानिब बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे पार्लियामेंट की ताकत को वज़ीर ख़जाना इसाक डार का एक और बड़ा झटका। इसाक डार ने अवाम पर टैक्स लगाने की ताकत पार्लियामेंट से अपने हाथ में लेने का बिल मुतारिफ करा दिया। क्या किचन कैबिनेट के जरिए मुल्क चलाने वालों को सुप्रीम कोर्ट का फैसला रास नहीं आया? क्या टैक्स कवानीन में तरामीम लाकर नवाज शरीफ की हुकूमत ने अदालती फैसले की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी नहीं की? इस पर भी डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहले जब हम कोर्ट से मुताल्लिक बात करेंगे, आज निहाल हाशमी साहब वहाँ पे पेश हुए सुप्रीम कोर्ट में। हमारे टीम मेंबर हैं राना अशरफ साहब, वो कोर्ट के मामलात को भी कवर करते हैं। आज वो वहीं पर मौजूद थे। राना अशरफ साहब, आप कोर्ट रूम में मौजूद थे, आज निहाल हाशमी पेश हुए। जजेस का कैसा रवैया था और वहाँ पर क्या सूरत हाल आपको देखने में आई? जरा डिटेल्स हमारे साथ शेयर कीजिए। जी, आज सुप्रीम कोर्ट में निहाल हाशमी के धमकी अमेज खिताब पर जस्टिस एजाज अफजल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। आज जब कोर्ट की समाअत शुरू हुई तो जजेस इंतहाई नाराजगी और बरहमी का इजहार किया उन्होंने, और उसमें उन्होंने आज अटार्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान और निहाल हाशमी को रोस्ट्रम पर बुलाया और जस्टिस एजाज अफजल ने उनसे कहा कि आपको पता है कि आपके इर्द गिर्द क्या बातें हो रही हैं, क्या हो रहा है और JIT के बारे में क्या बातें की जा रही हैं। इसके अलावा जो 2-3 रोज से खबरें आ रही थी पनामा केस में JIT के मतलब जिसमें व्हाट्सएप कॉल का भी जिक्र किया गया था, उस पर भी आज कोर्ट ने इसको क्लियर किया और उसके बारे में जस्टिस एजाज अफजल ने कहा कि JIT को हमने मेंबरान को खुद सेलेक्ट किया है और इस हवाले से हमने रजिस्ट्रार को हदायत दी जिन्होंने हमारी हदायत पर अमल करते हुए इनकी अपॉइंटमेंट की है। इस बारे में किसी को बहाम नहीं होना चाहिए। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि हमें मालूम है कि कौन काबिल भरोसा और काम करके दिखा सकता है। जस्टिस एजाज अफजल ने मजीद कहा कि कई चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है। हम भी इंसान हैं और फरिश्ते नहीं है, कोताही हम भी हो सकती है। इसके साथ ही जो इनके साथी जज थे जस्टिस शेख अजमत सईद, उन्होंने कहा कि हमने बदतरीन डिक्टेटरशिप भी देखी है और 3 नवंबर की इमरजेंसी भी देखी है। इन अदवार में भी हमारे बच्चों को धमकाया नहीं गया, मगर अटार्नी जनरल साहब आपकी हुकूमत में हमारे बच्चों को खौफजदा किया गया। बच्चों को धमकाना हमारे मुल्क की रवायत नहीं है। जजिस के बच्चों को धमकाना, धमकियां देना सिलसिलन माफिया वाले देते हैं और मुबारक हो आपको कि आप भी उन्हीं दहशतगर्दों के माफिया और सिलसिलन माफिया में शामिल हो गए हैं। जस्टिस एजाजुल हसन ने मजीद अटार्नी जनरल से मुखातब करते हुए कहा कि आपकी हुकूमत ने 28 मई को सेनेटर निहाल हाशमी के धमकी अमेज बयान देने के बाद 2 दिन तक खामोश रही। फिर इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट के रद्द अमल के खौफ से हुकूमत ने यह बयान जारी किया। तो सेनेटर निहाल हाशमी ने भी अपने दिफा में कहा कि मैं वजू की हालत में हूं और कलमा पढ़कर कहता हूं कि उन्होंने किसी अदारे को धमकी नहीं दी। जिस पर बात की है, अदालत ने केस की कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए अटार्नी जनरल को प्रोसिक्यूटर मुकर्रर किया और साथ ही समाअत 5 जून तक मुलतवी कर दी। राना साहब, ये बताएं कि रोज जब ये अदालत में हुकूमत के लोग आते थे तो वज़रा भी आते थे और काफ़ी सारे और लोग भी आते थे,
तो आज निहाल हाशमी साहब जब आए तो कोई और लोग भी आए, क्या माहौल क्या था वहाँ? जी, आज निहाल हाशमी साहब जब आए तो उनके साथ सिर्फ उनके एक ड्राइवर और पीएस थे और नून लीग का कोई ओहदेदार या उनका कोई वजीर या मशीर नहीं था। और ये भी मैं आपको बताता चलूं कि उनके आने से 10 मिनट पहले दानिया अल अजीज, जो हमेशा सुप्रीम कोर्ट में नून लीग के तमाम मामला को हैंडल करते हैं, प्रेस मीडिया में टॉक करते हैं, वो 10 मिनट पहले आए। लेकिन वो भी कोर्ट रूम नंबर 1 में जहाँ पे इमरान खान और हनीफ अब्बासी साहब का केस चल रहा है वहाँ पे चले गए। तो जब वो अदालत से वापस निकले हैं तो उस वक्त भी उनके साथ कोई भी नून लीग का अहम ओहदेदार या वजीर मशीर नहीं था और वो अकेले ही वापस गए हैं। सुना उनको रोक भी लिया गया था, हालांकि वो तो वकील हैं, वकीलों को वैसे ही जाने की इजाजत है। जी, आज वो उसी रूटीन में आए थे जैसे वो पहले आते थे पनामा केस में, तो वो उसी सिलसिले में अंदर जाना चाह रहे थे। लेकिन आज वहाँ पे जो पुलिस पे ड्यूटी पे मामूर लोग थे उन्होंने उनको रोका और उन्होंने कहा जी पहले आप अपना पास बनवाएं फिर आप अंदर जा सकते हैं। जी जी क्लास चले, बस मेरा ख्याल है उन्होंने ठीक है। बेहद शुक्रिया अनान अशरफ साहब, आप हमें कोर्ट की जो आज प्रोसीडिंग हुई इससे मुतालिक आगाह कर रहे थे। लेकिन क्लास साहब, जब हम इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करते हैं, आमिर साहब जिस तरह से आप बात कर रहे थे राना साहब से, सूरत हाल किस तरह बात जाती देख सकते हैं? जिस तरह से वो आए मुकम्मल रूटीन में, लॉयर्स गेट से उन्हें अंदर दाखिल नहीं होने दिया गया, उसके बाद उन्होंने माफी भी मांग ली, लेकिन मामला यहाँ पे नहीं ठहरेगा। मुझे इसमें रऊफ क्लासर साहब का रोल बड़ा कलीदी नजर आता है। किस मामले? इन्होंने आज कॉलम लिखा हुआ है जिसकी हेडलाइन में सिसिलियन माफिया का जिक्र है। अदालत में भी आज सिसिलियन माफिया का जिक्र हुआ और इन्होंने, आपको पता है, गॉडफादर किताब भी बचपन में उर्दू में तर्जमा किया था। और जब से वो ना इस मुल्क का वो लेक्सिकन का हिस्सा बनता जा रहा है कि वो हर बच्चे को भी ना वो गॉडफादर और वो किताब याद हो गई है, अदालत के फैसलों में भी आ गया है। तो मैं ये सोचता रहता हूँ कि ये पता नहीं इसमें कितना इत्तेफाक है और कितनी इसमें इनकी कोई, मुझे तो शक पड़ने लगता है कोई साजिश है, वो यही बताएंगे। पर ये एक मैं कहना चाहूँगा कि ये जो आज सारा अदालत में हो रहा है और ये जो आजकल सियासत इसके इर्द गिर्द है, ये 1998 में जब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला हुआ था ना, ये उसका रीडू हो रहा है, उसकी रीप्ले कर रहे हैं। किरदार बदल गए हैं, एक आधा किरदार वही है मगर बाकी नए आ गए हैं किरदार। क्या हालात भी वैसे और ही मैं और हम यहीं पे थे, यहाँ पे तो मेरे तो घर में वो बाकायदा इस तरह ही प्लान किया गया था। लाहौर से गुंडे लाए गए थे बसों में, पंजाब हाउस में ठहराए गए थे और कीमे के नान उनके लिए ऑर्डर हो रहे थे। उनकी वो इत्तफाकन कुछ दोस्त लाहौर के वो मेरे घर पे ठहरे हुए थे, मुझे उन्होंने बताया मेरे सामने मेरे घर में कीमे के ऑर्डर जो है ना वो नान के तहत आप भी को अक्यूज हैं। मैंने बताया मेरे सामने, मेरे तो इसमें साजिश में शामिल थे, हमला करा देंगे। मुझे पता चला वहीं से जब कीमे के नान मेरे घर से ऑर्डर हो रहे थे कि इतने 500 नान फलाने कमरे में दे देना, फलाने में दे देना। मैंने अगले दिन कभी आपको दिखाऊंगा वो कॉलम में जिक्र किया हुआ है कि जनाब मैं एनी शायद हूँ, मगर मुझे किसी ने बुलाया नहीं अदालत ने। वो प्लान मूव थी। ये भी बिल्कुल जो है ना प्लान्ड है कि वो पता नहीं क्या सोच रहे हैं कि जी शहीद बनना चाह रहे हैं या वो कह रहे। उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि अदालत ने जो बात की कि जनाब ये अटॉर्नी जनरल साहब से जो पूछा कि ये इस तरह की जो धमकियां हैं ये तो माफिया, सिसिलियन माफिया देता है, दहशतगर्द देते हैं, तो वो जायज़ था और वो उसको इसके अलावा और क्या कही अदालत, और वो जज है यार। उसके बाद सबसे जो मायूब बात है, जो कि मैं कह रहा हूँ कैलकुलेट साजिश है कि वो लड़ना चाह रहे हैं, शहीद बनना चाह रहे हैं और वो जो है ना इसको सियासी रंग देना चाह रहे हैं। ये गवर्नमेंट का बयान है, उसके ऊपर जो बयान दर बयान है। पहली तो बात है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को ना मिस रिप्रेजेंट किया है, उनके मुंह में वो अल्फाज डाले हैं जो उन्होंने नहीं कहे। इसमें लिखा हुआ है कि जनाब तर्जमान ने मजीद कहा कि दौरान समाअत एक मुअज़्ज़ज़ जज की जानिब से हुकूमत को सिसिलियन माफिया और अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को उनका नुमाइंदा करार देना इंतहाई अफसोसनाक है। उन्होंने हुकूमत को माफिया नहीं कहा, उन्होंने कहा कि इस तरह की जो बच्चों के मतलब जो बच्चों को धमकियां जो है वो सिसिलियन माफिया देते हैं, तो उसको रोड तोड़ के। दूसरा ये अजीब सी है कि इसके अंदर कोई वो नहीं है, किसने किसी के साइन नहीं है, किसी की वो नहीं है, पता ही नहीं है तर्जमान। अब तर्जमान इनके बड़े हैं, मुशद्दिक मलिक साहब हैं, वो एक साथ में मेरा वो बिजली का काम भी चला रहे हैं। वो पहले मुशर्रफ के दौर में आपको पता ना, वहाँ से उस दौर में नौकरी यहाँ से करके गए हुए, शायद डुअल नेशनलिटी अमेरिकन रखती है, और पहला ये मसला हुआ तो सबसे पहले दौड़ जाए। ये पता नहीं उनकी है या ये इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री की तरफ से है या पता नहीं किसकी है, मीडिया सेल जो है उनका, मीडिया सेल की तरफ से है। मगर ये इसके बाद से मैं बड़ा क्लियर हूँ कि ये जानबूझ के लड़ना चाह रहे हैं। और उसकी मजीद जो मिसाल नज़र आई, आज मैं देख रहा था हुसैन नवाज साहब का भी रिएक्शन, वो मैं उनको बेचारा वगैरह कह रहा था, अब सडनली बड़े कॉन्फिडेंट थे आज, और उन्होंने मिसाल दी
कि हुसैन शहीद सोहरावर्दी साहब के ज़माने से सियासतदानों के साथ ऐसा होता आ रहा है। मेरा नहीं ख्याल है मैं कि उनको हुसैन शहीद सोहरावर्दी का पता है और वो तनाज़र का भी पता है वो है। किसी ने जाते वक्त उनको कहा है कि ये जिक्र कर देना, ये बड़ा अच्छा लगेगा, और वो पता नहीं, मुझे लगता है कि वो मरियम की जगह उनको रिप्लेस करने की कोई तैयारी हो रही है कि आज मुझे वो सियासतदान से लगे। तो एक तो वो मुझे लग रहा है कि ये प्लान जो है ना लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और लड़ने की लास्ट जैसे आ जाएंगे। बस लास्ट में बताऊंगा ये जो साजिश बनाई जा रही है ना इसके पीछे क्या इसरार है। बिल्कुल, अभी हम छोटी सी ब्रेक की तरफ चलते हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाएंगे। जो आमिर साहब ने एक लास्ट अपनी लाइन छोड़ी है कि जानबूझकर इनकी जानिब से लड़ने की कोशिश की जा रही है, JIT से मुतालिक भी बात करेंगे और हालिया कशीदगी में इजाफा आखिर किस बात का पेश कदम है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। आमिर साहब, आप बात कर रहे थे कि जानबूझकर हुकूमत की जानिब से लड़ने की कोशिश की जा रही है। बड़ी लड़ने की कोशिश की। हुसैन नवाज साहब ने एक और कहा, जुमला उनका था कि हमारी तो जी मुशर्रफ के दौर में भी बड़ी सारी तफ्तीश हुई, बड़ा कुछ होता हुआ। मेरा ख्याल वो झूठ बोल रहे हैं। उस ज़माने में लोगों को भूल गया है कि तफ्तीश सारी ये जो रहमान मलिक की रिपोर्ट है, ये हुदैबिया की जो रिपोर्ट है जिस पे इस वक्त JIT तफ्तीश कर रही है, ये तफ्तीशें रुक गई थी मुशर्रफ के दौर में जब सऊदी अरेबिया ये डील करके गए थे। उसके बाद नैब को भी मना कर दिया गया था, तमाम इदारों को मना कर दिया गया था कि जनाब बस करें। अब जो है ना सऊदीज़ ने गारंटी दे दी है तो वो डील का हिस्सा था तफ्तीशें रुक जाना। सो तफ्तीश इनकी 40 साल में हुई कभी नहीं है, पहली दफ़ा तफ्तीश हो रही है, तो ये फैक्चुअली गलत है। बाकी वो नज़र आ रहा है कि वो जो है लड़ने के लिए सब तैयार हैं, वो और कुछ नहीं। मगर फ़र्क ये है कि इसमें पहले जो साजिश का इल्ज़ाम दिया जाता था ना, इसमें इंसिनुएट ज़रूर किया गया है कि शायद इनको डर है कि ये जो नाम दिए गए हैं कभी एजेंसियों की तरफ मुझे तो लगता है इशारा करते हैं। दूसरा, जजेस को डायरेक्टली एक्यूज़ किया है और उन 3 जजेस को जिन्होंने आपके बकौल बेनिफिट ऑफ डाउट दिया कि यार इनको 2 जजेस की तरह फाइनल नहीं किया, उन्होंने कहा कि जरा मजीद हम इंश्योर कर लें कि वाकई इनका कसूर है या नहीं है, तफ्तीश करवा लें। उन 3 जजेस पे भी ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जनाब ये जो है बाकी ये माफिया की माफिया के PhD हैं। डॉक्टर रऊफ क्लासा से पूछे जरा PhD है क्लासा, आपने गॉडफादर नॉवल का तर्जुमा किया बड़ी छोटी सी उम्र में। सिसिलियन माफिया की छोटी उम्र भी नहीं थी जितने आमिर साहब ने बता दिए, मजाक में कह दिए। सिसिलियन माफिया के ऊपर जो आमिर साहब ने बात की और हमने जजेस का भी सुना है, ये थ्रेट्स किस तरह से देता है? मैं इस पे थ्रेट्स पे बात करता हूँ। बड़ी इंटरेस्टिंग कि माफिया का क्या स्टाइल होता है थ्रेट्स का, या एटलीस्ट जो मैंने मारियो पुजो को या दीगर माफियाज पे नावल पढ़े हैं उनका थ्रेट का क्या स्टाइल मैं बताता हूँ। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है जो जजेस की बात कह रहे थे ना, इनकी 3 की। अब इस वक्त जस्टिस खोसा और जस्टिस गुलजार साहब हंस रहे होंगे बैठ के कि हुजूर हमें तो पहले दिन से पता था ये माफिया है, ये गॉडफादर हैं। आपने कहा नहीं दीज आर जेंटलमैन, लेट्स गिव देम सम बेनिफिट ऑफ द डाउट। तो अब वो कह रहे होंगे कि जनाब क्या कहते हैं ना वही वाली बात, आई टोल्ड यू सो। तो मैंने तो सर जी ये आपको पहले हमने बता दिया, जजेस ने भी कह दिया है। मैं वही कह रहा हूँ कि अब 2 जजेस जो थे उन्होंने तो पहले कह दिया। अब 3 का इन्होंने जिस तरह ट्रायल करने की कोशिश की और जिस तरह उन पर अटैक किया है, उसके बाद मेरा ख्याल है उनकी वजाहतें आना या उनका इस पर रिएक्ट करना बनता है। ये कह देना कि जजेस के मुतरादिफ है, जजेस को इस बैटल में नहीं पढ़ना चाहिए, मतलब यह है कि आप दिन रात जजेस को धमकियां दें, उनके बच्चों की धमकियां दें, जमीन तंग कर देंगे, पता नहीं भला भला क्या कर दें। इससे ज्यादा कोई बोल्ट हो सकता है, या वो कहते हैं ना माथे पे कलंक, वो कहते हैं क्या उसका लफ्ज होता है पूरा, कि जो हमारे पॉलिटिशियंस ने किया है कि जजेस ये कहने पर मजबूर हो गए कि इस तरह की धमकी तो हमें जनरल मुशर्रफ ने भी नहीं दी थी। डिटेन कर लिया था जनरल मुशर्रफ ने, फेयर इनफ, घरों पे बिठाया कि आप जा नहीं सकते, आप अदालत नहीं जा सकते। उनके बच्चों के मूवमेंट पे, उनके बच्चों को मारने की, बच्चों को ब्लैकमेल करने की, उन पे कुछ चीजें प्लांट करने की। तो आज आपकी जुडिशरी अगर एक पॉलिटिकल हुकूमत दौर में ये कह रही हो कि आप लोगों से जो पिछला डिक्टेटर था वो बेहतर था, तो इट्स ए शेम। ये मैं कहता हूँ इट्स ए शेम फॉर ऑल ऑफ अस कि जजेस को ये कहना पड़ गया है कि बच्चों का कहना करा साहब, ये इवन सिसिलियन माफिया भी बच्चों का तो वो भी नहीं करते थे। अभी वो थ्रेट्स किस तरह मुमकिन नहीं था ना बच्चों के करने के लिए, मुमकिन नहीं था। मैं मसलन बताऊं उनके थ्रेट के क्या स्टाइल थे। अगर सिसालियन ने किसी को एलिमिनेट करना होता है तो वो वहां पे उस बंदे के घर पे, या वो कहीं खाना खा रहा है तो किसी वेटर के जरिए, किसी और के जरिए वो मुर्दा मछली वहां पे रखवा देते थे। ये बकायदा सिसालियन का बकायदा स्टाइल था कि मुर्दा मछली जो है ना, छोटी बड़ी, वो उसके घर पहुंचवा दी जाए, किसी बॉक्स में पहुंचवा दी जाए एज ए गिफ्ट के तौर पर,
या कहीं खाना खाने में वो नसाहब गए हुए हैं जो भी हैं, तो उनकी टेबल पे वेटर के जरिए जाकर मुर्दा मछली वहां पे रखवा देनी, मतलब कि हजूर इसके बाद अब आपको मार के हम समंदर की तह में फेंकेंगे, ये मैसेज होता था। ये सिसालियन का मैसेज मैं आपको स्टाइल बता रहा हूँ। दूसरा जो गॉडफादर में, ये दोनों चीजें हैं वैसे, दूसरा जो उसमें गॉडफादर में जिसकी अब इन पे मतलब एक तरह के फिट हो गई है या इन्होंने खुद फिट करवानी, वो जो मूवी के अंदर वो जो खास तौर पे वो जो हॉर्स सीन डाला, मैं उसी पे आ रहा हूँ कि घोड़ा मार के उसका फेवरेट उसके साथ डाल देते थे। वो फिल्म प्रोड्यूसर को डॉन जो है वो एक मैसेज भेजता है कोई फेवर देखे लेने के लिए, उनका एक बड़ा ना फेवरेट सा एक्टर है फिल्म में, उसको अगर रोल लेने के लिए सिफारिश वो करता है, वो आगे से नहीं मानता कि था कोई सर फिरा सा वो प्रोड्यूसर जो था, उन्होंने जो उसका सबसे कीमती घोड़ा था जो सबसे ज़्यादा फेवरेट था उसका गला काट के जब वो वहाँ पे सोया हुआ था अपने कमरे में, उसके बेडरूम में उसके साथ ही उन्होंने घोड़े का सर जो था ना, कीमती घोड़ा, उसके साथ रख दिया। मकसद क्या था? मारा नहीं उन्होंने, मैसेज डिलीवर किया। ये वो मैसेजेस हैं जो बात वो कह रहे हैं सिसालियन स्टाइल में, अगरचे ये लाहौरी माफिया जो है उनका वहां पे वो सिसालियन से सिसिलियन माफिया से लाहौरी माफिया आप कह रहे हैं दो हाथ आगे है। आगे सो ये मैसेजेस हैं कि घोड़े के दोस्त हमें छोड़िएगा ना कि लाहौर कभी जा सके वापस। अच्छा थैंक यू। तो उन्होंने घोड़ा काट के उसके बेड पे रख दिया जहां वो सोया हुआ था। मैसेज क्या था कि हमारी रसाई तुम्हारे बेडरूम तक भी है, अगर नेक्स्ट टाइम तुमने मेरी बात ना मानी जैसे हम चाहते हैं तो इस घोड़े की जगह ये सर आपका भी हो सकता है। मैसेजेस डिलीवर देखें कैसे? अब दो मैसेज देखें, मुर्दा मछली भेजी जाती है जिसका एलिमिनेट करना है कि आपका ये हादसा होने वाला है, मुर्दा मछली वाला करेंगे, या आपका हम सर काट देंगे। अब ये जो धमकियां दी हैं उन्होंने निहाल हाशमी साहब ने, ये क्या है? जमीन तंग कर देंगे, बच्चों को आपको यहाँ जीने नहीं देंगे, आपने रिटायर होना है, ये तो माफी। अच्छा अगली बात लास्ट में, पता भी है सबको कि 2 जजेस ने रिटायर होना है। अच्छा अगली बात जो इंटरेस्टिंग चीज है, जहां से माफिया से आगे चले गए हैं, ये मतलब है वो कहते हैं कन टूटे वाला काम जैसे हम करते हैं। माफिया वाले कभी भी गॉडफादर हो, डॉन हो, ओपनली थ्रेट नहीं करते थे। यही तो गॉडफादर की सारी स्टोरी है कि उसके मुंह पे उसको कुछ भी कह लो, ही विल स्टे क्वाइट, कि जो मैंने करना है करना है। बल्कि वो कहता है, जो वीटो कॉर्लियोन जो है, कि नेवर एवर आपको अपने दुश्मन को, मुखालिफ को ओपन थ्रेट नहीं करनी है आपने कि मैं तुम्हारा क्या हशर कर दूंगा। इन बेचारों ने सिसालियन स्टाइल तो अपनाने की कोशिश की है लेकिन उसको पूरा पढ़ा नहीं है, क्योंकि माफिया ये दुनिया भर में डिफरेंट होता है। सिसली का अपना माफिया है, पाकिस्तान का अपना माफिया है, कोई और मुल्क होगा उसका अपना माफिया होगा। जो समझदार होते हैं ना माफिया के लोग, ओपनली थ्रेट नहीं करते, वो इस तरह के मैसेज डिलीवर करते हैं कि किसी के घर में उसका घोड़े को कत्ल करके उसके मैंने तो अपना तबसरा कर दिया है कि उनके जजेस ने बड़े फेयर किस्म का ज़ाहिर गुस्सा है उस पर जो इनका रिएक्शन आया है। इस पे आप क्या कहते हैं? कि मुझे तो ये अभी भी डटे हुए हैं, बजाय इसके कि इस सारे वाक़े के बाद थोड़ी सी मॉडेस्टी, थोड़ी सी शर्म या एक वो दिखाने की बजाय कि जनाब हमने निकाल दिया, वो कार्रवाई से जो डाल दिया, साथ में बड़ा सख्त बयान है ये। अच्छा क्लासा मेरे पास एक क्लिप भी है वैसे जजेस के हवाले से। जी उस पे आते हैं। अब ये कुव्वत और ताकत देखें, ब्लैंक ना वज़ीर आज़म हाउस को जरूरत हुई है कि अपने नाम के साथ दें। वहाँ पे अब मुहिउद्दीन वानी साहब बैठे हुए हैं, वो एक तरह के प्रेस सेक्रेटरी बने। वैसे के चुप बड़ी चलाक है वो, अपनी बेगम साहबा की और अपनी प्रमोशनें करवा के ना, और सबकी अपने साथी कुलीग की डिमोशनें करवा के एकेडमी में चले गए हैं कि ये क्रूशल डेज में मैं तो था ही नहीं, मतलब मुहिउद्दीन वानी साहब का नाम गायब है। वो कहेंगे मैं था उनके बेस्ट फ्रेंड जो उनके बॉस थे यहाँ पे, इतला ये है कि वो भी जाने की तैयारियां कर रहे हैं। ऐसा है ना, वो कहते हैं जब आपका शिप सिंकिंग के करीब होता है तो देन यू स्टार्ट ना जंपिंग आउट ऑफ इट, तो वही वाला काम हो रहा है ना मुहिउद्दीन वानी साहब हैं, ना प्रेस सेक्रेटरी का नाम है, ना मिनिस्टर फॉर इतलात का नाम है, ना पे जैसे आपने कहा मुसद्दिक मलिक साहब उन करने को, ना दानियाल अजीज चौधरी साहब, ना हमारे दोस्त तलाल। मतलब इस पे कोई एक बंदा भी नजर नहीं आता। हो या पूछना हो तो किसको पूछे? ये हालत है भी। अगर आप स्टैंड ले रहे हैं, मियां नवाज शरीफ साहब या उनकी हुकूमत ले रही है, तो फिर अपना नाम तो लिख दे। मतलब अगर वो नोटिस लें सपोज लिखे किसने जारी किया है, तो मुझे बताएं किसको बुलाया जाएगा? पीटीवी को बुलाया जाएगा। पीटीवी वाले कहेंगे हमें तो नहीं पता, उसने भेजा था। इतनी जरूरत भी नहीं है। जो कहते हैं हम दान तोड़ देंगे, हम यहाँ चने चबा देंगे, जीना हराम कर देंगे, जमीन तंग कर देंगे, उनकी अपनी हालत ये है कि किसी एक को जरूरत नहीं। कोई तो फोन करके कहे ना, कोई इसको ऊन कर ले, कोई कह दे कि ये मैंने बनाया है, मैंने इशू कराया, या वजीर आज़म ने कहा या नहीं कहा। ये तो आप इस तरह की गवर्नेंस कर रहे हैं, चीजें कर रहे हैं। आप बात कह रही थी मेरा ख्याल कुछ उसकी क्लिप की, एक क्लिप मेरा ख्याल है वो इसलिए था कि रात हमने ये बात की थी, आज व्हाट्सएप स्कैंडल का एक उसका वो हुआ है ना, वो चौक में आज भांडा फूटा है। हम तो कल रात ही कह रहे थे
कि जिन्होंने ये एक फेक स्टोरी बनाने की कोशिश की है कि व्हाट्सएप से कॉल की गई, मैं सुन रहा था, मेरे कान लगे हुए थे, उसको कॉल गई, उसने उसको की, उसने फलां को कॉल की, हंडिया फूट गई है। वो हंडिया वही फूटी जो हम कह रहे थे रात, जो बात की थी कि जनाब ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, जजेस की मर्जी के बगैर ये काम नहीं हो सकता, और जजेस को ये अथॉरिटी है, वो किसी को भी वो कॉल करवा ले, किसी को अपॉइंट करवा ले। बात हमने की थी, रात की थी। आज वही बात अगर आप देखें तो जस्टिस अफजल साहब जो हैं उन्होंने वही बात किया, सर ये हमने कहा था, जिसके बाद पूरा व्हाट्सएप स्कैंडल जो है ना, जैसे ख्वाजा शरीफ साहब को कत्ल करवा रहे थे, वैसे व्हाट्सएप स्कैंडल का भी आज वही असर हुआ है। जरा क्लिप सुने जो रात क्या बात। बिल्कुल, अवाम की याद दहानी के लिए कल का एक क्लिप आपको हम दोबारा से सुनाते, वो जरा सुनिए। ये बताएं इन जजेस को या उसको रजिस्ट्रार को ये कंस्पिरेसी करने की क्या जरूरत है? ये जो बेंच मौजूद है, क्योंकि नाम तो इन्होंने फाइनलाइज करने हैं ना, 3 बेंच, आप उनकी तरफ इशारा कर रहे हैं ना। अगर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट कॉल कर रहा है, वो अपनी तरफ से तो नहीं कर रहा ना। जी जी, मीन्स कि उनको जजेस में से किसी ने कहा होगा ना कि आप कॉल करें, हमें ये बंदे चाहिए। रजिस्ट्रार इज नोबॉडी। बेंच का, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर करना कि फलां फलां बंदे आप रखें, ये कोई स्कैंडल नहीं है जिसको स्कैंडलाइज करने की कोशिश। मेरे लिए बड़ी हैरानकुन बात है कि जी रजिस्ट्रार ने कहा हमें फलां अफसर चाहिए, देन व्हाट भी, हाँ चाहिए, उन्हें उन करना चाहिए, हाँ हमने कहा है, बिकॉज वी वांट ए फेयर एंड गुड इन्वेस्टिगेटिव। ये कल का क्लिप था हमारा, जो हमने कहा था कि जजेस की जानिब से क्या रिएक्शन आएगा। क्या कहा है फिर आज वही बात उन्होंने की है व्हाट्सएप के हवाले से कि भाई हमने कहा, उन्होंने कहा जी हमने कहा था, हमारी मर्जी से किया, जो बात हमने ये चूज किए हैं, तो अब बताएं क्या करना है। स्टोरी में क्या इंप्रेशन देने की कोशिश की गई थी कि शायद ये रजिस्ट्रार साहब जो है ना, ही हैज एक्टेड ओवर एंड अबव द बेंच। शायद बेंच को पता नहीं था, हमने बहुत बड़ी सेंसेशनल एक स्टोरी ब्रेक कर दी है। जो ही बेंच को पता चलेगा और फौरी तौर पर एक तो जीएटी सस्पेंड हो जाएगी, साथ में ये रजिस्ट्रार साहब को अब आके मुअत्तल करके नोटिस करके उनका ट्रायल हो जाएगा। ये तवक्कुआत रख के बैठे होंगे जिन्होंने व्हाट्सएप की स्टोरी फाइल की है, जिसका पूरे का पूरा मेरा ख्याल डिफ्यूज करके रख दिया उन्होंने। जज साहब ने कहा हुजूर अगर एक्सीलेंसी ये हमारे कहने पे हुआ था, हमने भी कहा था, तो यही बात हमने रात की थी। अंधे को भी नजर आ रहा था कि रजिस्ट्रार जो है वो ऐसे कॉल नहीं करेगा जब तक उसको जजेस सबान नहीं कहेंगे, लेकिन ख्वाहिश को खबर बनाने से कौन रोक सकता है। चलिए अब क्लास साहब हम ब्रेक लेते हैं। वही आप वाली बात है कि इस साजिश की भी बीच चुराई हंडिया फूट चुकी है। छोटी सी ब्रेक लेंगे, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो पार्लियामेंट से मुतालिक बात करेंगे। आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान पार्लियामेंट पे मौजूद थे, सदर ममनून हुसैन खिताब कर रहे थे, लेकिन क्लास साहब भी वहां पर प्रेस गैलरी में मौजूद थे। वहां पे आखिर हुआ कि क्लास साहब से जानेंगे हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। पार्लियामेंट से मुताल्लिक बात करेंगे, लेकिन आमिर साहब हम ब्रेक पे चले गए थे, आप फर्दर को मजीद बात करना चाह रहे थे। जी मैं बस सिर्फ एक कह रहा हूँ, मुझे बड़ी इस बात की तकलीफ है क्योंकि जुडिशरी की आज़ादी, मीडिया की आज़ादी, ये सारी चीज़ें जमहूरियत की आज़ादी ये उससे जुड़ी हुई हैं। जजेस का इस तरह के जो रिएक्शन, जो रिमार्क्स दिए गए हैं कि आप रिटायर हो जाएंगे तो आप यूँ करेंगे, आपके बच्चों को धमकियाँ, इससे ज़्यादा संगीन मुझे नहीं याद पड़ता कि आज तक इस तरह की कभी धमकियाँ दी गई हैं इन द सो कॉल्ड जमहूरी दौर के अंदर। और किसी में मैं उम्मीद कर रहा था कि कोई बार काउंसिल की तरफ से जो है किसी न किसी तरफ से बेंच और बार यूं आपस में होने चाहिए, एक की गाड़ी के 2 पहिए हैं, पर कोई रिएक्शन नहीं आया, कोई रिएक्शन नहीं आया। और मैं सोच रहा था इनकी आपस की सियासत वो इतनी मकरू किस्म की हो गई हुई है कि ये अपना इंटरेस्ट भी, सेल्फ इंटरेस्ट है कि इस वक्त जजेस जो हैं हम उनकी ज़ुबान बंद होती है, वो उस तरह अपना मुतल्लिक नहीं डिफेंस कर सकते। उनका अभी गुस्सा निकला भी नहीं था, उन्होंने आज जो कोई फेयर कमेंट्स थे, बट जितना ये अनफेयर किस्म का गवर्नमेंट की तरफ से ये बयान आया है, इसकी जजेस नहीं इसका जवाब दे सकते, इसका जवाब बार को देना चाहिए था। बार वाले तो 10-10 करोड़ ले लेते हैं। आपस की लड़ाइयाँ, सियासतें जो है नहीं है आमिर साहब, वो जो भी है गवर्नमेंट, या तो वो वाला आपकी बात है कि गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट ने उनके ऊपर भी जो रिसेंटली नजर आई है उनकी लड़ाइयाँ बड़ाइयाँ, उसके पीछे वो जो है गवर्नमेंट उनको या फिर मैनिपुलेट कर रही है, कंट्रोल कर रही है, या फिर उनके यहाँ जो है ना एक तनज़ली आ गई है कि तनज़ली हमारे मीडिया में होती है, मगर हमारे यहाँ जब हमारे अपने इश्यूज आते हैं हमारी यूनियंस इकट्ठी हो जाती हैं, उस वक्त बड़े छोटे हम कोई सियासत सूसत नहीं करते हैं, हम इकट्ठे हो जाते हैं। तो बाहर से मुझे बड़ी मायूसी है। मैं थोड़ा सा इससे पहले कि हम पार्लियामेंट पे जाएं जहाँ पे आज मौजूद था, वहाँ भी एक बड़ा दिन था। अब ये देखें कि इस आज़ाद अदलिया के सबसे बड़े बेनिफिशरी कौन है? नवाज शरीफ खानदान खुद है सर। अगर इनको जनरल मुशर्रफ दौर में इनको एंटी टेररिस्ट कोड ने 14 साल की सज़ा दी और इन पे जुर्माने किए, बला की,
तो इनका 8-9 साल बाद इनका दोबारा केस सुप्रीम कोर्ट ने ये बहुत बड़ी फेवर की थी उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने जो बहाल हुई थी, जो जुडिशरी बहाल करवा रहे थे, तो बेनिफिशरी भी यही थे कि नवाज शरीफ साहब की सजा खत्म की गई, उनके जुर्माने खत्म किए गए, उनकी नाअहली खत्म की गई। इफ्तिखार चौधरी साहब उस वक्त चीफ जस्टिस है और पीपल्स पार्टी हुकूमत ने कोई अपोज नहीं किया था, सपोर्ट कर रहे थे उस वक्त, नहीं जी बिल्कुल मियां नवाज शरीफ साहब के साथ ज्यादती हुई थी, एक आमिर की एक उनकी इनकी हुकूमतें बहाल की गई, इनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस ये जो है 12-14 साल खुले नहीं है, आज भी नहीं खुले हैं। एक और केस वो सारे इमरान खान पे मैं आता हूँ, जरा इमरान खान को थोड़ी सी अगर वो बाबर वान साहब को कहें तो निकलवा देंगे उनको चीजें। एक बहुत बड़ा रेफरेंस था जनाब मुशर्रफ के दौर में इन नवाज शरीफ साहब पे, 4 बड़े रेफरेंसेस थे, उनमें से एक रेफरेंस है जो आज किसी को याद ही नहीं है। बनी गाला की कितने एकड़ की ज़मीन है सर, वहाँ पे तो केसेस चल रहे हैं ना। एक नैब ने यहाँ रेवेंड पे पूरे का पूरा रेफरेंस बनाया हुआ था कि रेवेंड की ज़मीन कैसे खरीदी गई, इसकी सड़कें कैसे बनाई गई, ये पैसा कहाँ से आया, उसमें पब्लिक मनी कितनी इन्वॉल्व थी, आपके पर्सनल घर थे कैसे कैसे बने, एक रेफरेंस बाकायदा तैयार हुआ। इमरान खान तो बनी गाला की वो दे रहा है मनी ट्रेल कि कैसे ली, वो मियाँ बीवी का मसला था, एक फैमिली इशू था, लेकिन फैमिली इशू भी इस वक्त लगता है पाकिस्तान का बड़ा इशू है। लेकिन ज़रा मेहरबानी फरमाएं, जो बात आमिर ने की है, ये बड़े समझदार हैं जो कहते हैं ना कि हमारा तो जनाब मुशर्रफ कुछ नहीं निकाल सका। एक तो आप गलत, जैसे आमिर ने कहा कि आप गलत बयानी कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब के ब्याह पे हमजा शहबाज ने 33 करोड़ रुपए कैश, आई एम रिपीटिंग, 33 करोड़ रुपया कैश नैब को जमा करवाया हुआ है इसने, हमजा शहबाज ने, अगेन ऑन बिहाफ ऑफ नवाज शरीफ, जो कहते हैं हमारे खिलाफ कुछ नहीं निकला था। जो एडमिशन होता है, पैसे जमा कराने का मतलब एडमिशन है। आपको जब आपने कोई गलत नहीं किया तो आपने क्यों जाके 33 करोड़, आप तो किसी को 33 रुपए ना दें, आपने 33 करोड़ रुपया नैब को दिया हुआ है, नंबर 1। नंबर 2, आपका जैसे आमिर ने कहा जब आपने डील कर ली थी, माफीनामे लिख लिए, आपने जाने पे एग्री करके सारे केसेस उसके बाद सीज हो गए थे। एक और इनमें बहुत बड़ा केस था, स्टोरी जो मैंने उस वक्त फाइल की थी न्यूज में, मुझे याद है, शाहीन सबाई साहब हमारे एडिटर थे, 11 बिलियन रुपया वहां से जापान से आया था जो मिला था पाकिस्तान को, वो गायब हो गया था वहां पर, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से गायब हो गया था, कोई पता नहीं था। गायब से मुराद है कि जो आया तो उसकी कहां पे आपने बजटिंग की, किस आपने मद में डाली, 11 बिलियन रुपीज, वो अलहदा केस था, वो खत्म हो गया। इस वक्त मेरा ख्याल है तहरीक इंसाफ को एक थोड़ी सी में इस पे काम करना चाहिए, मिल जाएंगे डॉक्यूमेंट्स, उनको बाबर वान साहब के जिम्मे लगा देंगे और कोई, कि आपका जो रेफरेंस था रेमंड वाला, रेमंड महल, रेमंड की जमीनें, रेमंड के घर, ये कैसे खरीदा गया, ये नैब का रेफरेंस बंद हुआ था। ऐसा मेरा ख्याल है कि नैब के जो अदालत ने खास तौर पे कहा हुआ है कि जनाब जो नैब और FIA के पास जो मवाद इनको दिया जाए, ये मंगवा JIT इसकी तफ्तीश कर रही है, क्योंकि इनके सारे एहसासों का उन्होंने कहा है लिविंग बियॉन्ड मींस को भी जो TORs हैं फैसले के अंदर, कोर्ट ऑर्डर, आप मुझे दुरुस्त करते रहते हैं, कोर्ट ऑर्डर के अंदर जो है ये लिखा हुआ है कि इनके बाकी एहसासे भी चेक करें कि वो इनके वसाइल के मुताबिक हैं या नहीं है। ये जो आप जिक्र कर रहे हैं ना रेफरेंस, ये रेफरेंस भी मेरा अंदाजा है कि तफ्तीश JIT कर रहा है रायविंड की स्टेट का भी। अगर इमरान खान की बनी गाला की जो पर्सनल डील थी बहुत बड़ा इशू बन के मान लेते हैं बड़ा इशू होगा, तो भाई ये रेवेंट की तो बहुत बड़ी डील है, ये रेफरेंस है इस पे, इमरान खान के तो रेफरेंस बनना है ना अभी, अगर गलत सही हुआ तो ये बना बनाया रेफरेंस है, रिवाइव करें, वेयर इज दैट रेफरेंस, इसको निकालना चाहिए। सो ये मेरा ख्याल है अदालत से सबसे बड़े फायदे इन्होंने लिए हैं, इसलिए मीठा मीठा हप हप तो कड़वा कड़वा थू थू वाला काम ना करें। अगर आपकी थोड़ी सी जो रिएक्शन हो रहा है ये इसी वजह से आ रहा है कि ये वो सिर्फ 4 कतरी लेटर और 4 फैक्ट्स का नहीं पूछा जा रहा, ये रायविंड वाली स्टेट का भी पूछा जा रहा है, हुदैबिया का भी पूछा जा रहा है, डार साहब का भी पूछा जा रहा है, डार साहब और बाकी वो 43 शहबाज शरीफ, सईद अहमद, वो हम जिक्र करेंगे, वो सईद साहब वाला जो है ना, सईद शेख जो कि सारे कलीदी किरदार हैं न्यूयॉर्क वाले, वो हम अनकरीब सारे उनके मुतल्लिक जो इंकशाफात और लोगों की याद करेंगे, वो सारी डिटेल्स लेके आएंगे। अभी चल रहा है तो हमारा सिलसिला भी चल रहा है। ठीक है, अब क्लास साहब पार्लियामेंट की तरफ आते हैं, बजाय इसके कि मैं कोई क्वेश्चन पुट करूं, आप खुद वहां पर मौजूद थे, आज प्राइम मिनिस्टर भी वहां पे मौजूद थे, आपने क्या देखा पार्लियामेंट में? पहले आमिर मतीन साहब देखते थे, आज 1990 की दहाई के मैं लिखने की गैलरी करता था, जुबानी गैलरी, आप यकीन करें बहुत अच्छी बयान करते हैं, मैं नहीं कर सकता, रोज मेरी बेइज्जती इस पे ना किया करें। आप जान छुड़वा रहे हैं, ये मेरी तारीफ करके ना आप अपनी जान छुड़वा रहे हैं ताकि आपको जाना ना पड़े। खैर, आज मेरा ख्याल इट वॉज अ बिग डे फॉर ये नवाज शरीफ साहब। अब 3 बड़ी बिग डेवलपमेंट्स हुई हैं आज के दिन में, वो जैसे अगर आमिर साहब को उस पर तरस आ गया था बच्चे पे, मुझे आज उन पे नवाज शरीफ साहब पे तरस आ गया। मसलन आज क्या क्या 3 चीज़ें रिलेटेड टू नवाज शरीफ साहब। वो पार्लियामेंट में गए, जब वहाँ पे आर्मी चीफ भी आए हुए थे, एयर चीफ भी थे, आपके नेवल चीफ भी थे, जो आते हैं सर्विसेज चीफ के, प्रेसिडेंट की अगर तकदीर हो वो भी बैठे हुए हैं,
पूरा माहौल बना हुआ है, प्रेस गैलरी फील है, यहाँ पे गेस्ट वगैरह आए हुए हैं, बड़े बड़े मुअज़्ज़िन हैं, हाउस पूरा का पूरा फुल है। पहली दफ़ा मैंने हाउस इतना फुल ये देखा नहीं, तो यहाँ तो कोरम के मसले होते थे, वो शायद जॉइंट सेशन की वजह से आ गए थे। खैर, अब 3 बड़े आज काम हुए हैं यहाँ पे। नवाज शरीफ साहब जब बैठे हैं, उनके खिलाफ इतने नारे लगे हैं, और पहली दफ़ा मेरा ख्याल है नवाज शरीफ साहब आज फेस टू अपोजिशन, गो नवाज गो के नारे, चोर चोर के नारे, बाज नारे तो ऐसे मैं टीवी पे बता नहीं सकता कि अच्छा नहीं लगता कि हम बैठ के वो करें। सो नवाज शरीफ साहब बिल्कुल अपने मुंह पे बैठ के उन्होंने वो नारे सुने, और नारे मरवाने वाले जमशेद दस्ती साहब थे, आमिर डोगर साहब थे, फाटा के लोग थे, वो कुछ थे। बाकी तो मुअज़्ज़िन का टोला है ना, जो अपने आप को नारा मारना अपनी वो समझता है कि हमारी शान के खिलाफ है। शाहमद कुरैशी साहब नारा नहीं मारेंगे, एतजाज़ साहब नहीं मारेंगे, खुर्शीद शाह साहब नहीं मारेंगे, नवीद कमर साहब नहीं मारेंगे, आमिर साहब के और हमारे दोस्त वो शफकत महमूद साहब नहीं मारेंगे कि हम डिसेंट लोग हैं, हम नारा मारते हुए अच्छे नहीं लगते। तो ये जो हमारी BC पार्टी है ना, ये जो बच्चे जमहूरी हैं, जरा इनको चलो भी बेटा शुरू हो जाओ। तो उन्होंने बेटों को आगे कर दिया, और बेटे बिल्कुल उन्होंने बादशाह आज सबसे ज़्यादा जो मेरा ख्याल है उन्होंने हाउस को आके उन्हें सीटियाँ मारी हैं, उन्होंने वहाँ पे खड़े होकर नारे लगाए, वो जमशेद दस्ती और आमिर डोगर साहब थे। अच्छा। इसके मुल्तान के जो हैं, उन्होंने बड़ा आज वहाँ पे आके रौनक लगाई, और अच्छे खासे नारे। और ये पर्टिकुलरली मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ साहब ये बहुत टेंस एज यूजुअल, और बड़े बिल्कुल उसके साथ बैठे रहे हैं। एक जाहिर आर्मी की सारी फोर्सेस की लीडरशिप आई भी है, उनके सामने सीटियां बज रही हैं, और पार्लियामान की ये इज्जत अफजाई हो रही है, और नारे लाग रहे हैं कि जी के गली गली में शोर है तो वो चोर है, तो फिर जी गो नवाज गो के नारे। उसमें से गुस्सा सबसे ज्यादा जो आया ना, आमिर साहब गैस करें किसको ज्यादा गुस्सा आया होगा ये नारे देख के कि नवाज शरीफ साहब के मुंह पे खड़े होके ये PTI वाले ये जो है नारे मारे। आप आज गैस करें कौन होगा वैसे? ब्रेक से वापस आके ना क्लास जरा गैस कर ले। मैं दरमियान में दिमाग में सोचे जरा कौन थे जो संभाले नहीं जा रहे थे, जिनको संभालने के लिए तो बकायदा ड्यूटी लगाई कैप्टन सफदर पे शक हो रहा है। अब आपने बता दिया, अभी आप मजीद सोचे, हम जरा ब्रेक की तरफ चलते हैं। अभी ब्रेक की तरफ चलते हैं, वापस आके जानने की कोशिश करेंगे इस सारी सूरत में सबसे ज्यादा गुस्सा किसको आया, और इसके साथ साथ वजीर खजाना इसहाक डार की जानिब से एक और बड़ा झटका जो देने की कोशिश की गई है वो कौन सा है, वो भी आपको बताएंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदेद कहेंगे। पार्लियामेंट से मुतालिक चूंकि बात हो रही थी, आमिर साहब तो अभी सोच रहे हैं, क्लासेस साहब आप किस हद तक एग्री करते हैं, इनका नाम दुरुस्त है या वाकई कोई और था? साहब जरा 20-25 साल इन्होंने भी वहाँ पे की हुई है, लिहाजा इनका गैस बिल्कुल ठीक है। सबसे ज्यादा गुस्सा जो पार्लियामेंट में जब नवाज शरीफ साहब के मुंह पे खड़े होकर, जो मैंने कहा 1 साल में पहली दफा हुआ जब से पनामा आया है, उन पर मुंह पे खड़े होकर अपोजिशन को मौका मिला है कि वो इस तरह के नारेबाजी करें, और बड़ी शदीद नारेबाजी की है मेरा ख्याल है। और पर्टिकुलर जैसे आपने कहा जब आपके आर्मी चीफ, नेवल चीफ, दीगर फोर्सेस बैठे हुई तो आपको ज्यादा एम्बैरेसमेंट अंदर के एक्स मेजर जिंदा हो गया बहरहाल। तो उस पे सबसे ज्यादा जो नाराज थे कैप्टन सफदर थे, लेकिन हुकूमत की ये मेरा ख्याल मियां नवाज शरीफ साहब भी जानते हैं कि मेरा दामाद जो है जरा गुस्से का तेज है थोड़ा सा, वो मेरे खिलाफ नारे लगते बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो जज्बाती होकर शायद वो लड़ने भी पहुंच जाते होते। पिछले भी हमने माजी में देखा 2-4 दफा कोशिश इस तरह की हुई थी, लेकिन आज जो समझदारी की गई ना, उन्होंने एक बाकायदा स्क्वाड आज उन्हें तश्कील दिया हुआ था जिसने कैप्टन सफदर साहब को उन्हें संभालना था। उस स्क्वाड में 2 ही लोग थे, एक अपने ख्वाजा साद रफीक साहब थे, दूसरे रोहेल असगर साहब थे, शेख रोहेल असगर साहब। एक दफ़ा वो जाने लगे जब उनके खिलाफ नारे लग रहे थे मियाँ साहब के खिलाफ, तो कैप्टन सफदर साहब जाने लगे तो वहाँ पे ख्वाजा साद रफीक जो हैं उन्होंने जाकर उनको रोका है, समझाया है, और उनको सीट पे बिठा के हैं कि जनाब अली आप इधर ही बैठे, आपने कोई किसी के साथ जाकर लड़ाई झगड़ा नहीं करना, जो कि बड़ा वाइज था ऑन द पार्ट ऑफ साद रफीक या हुकूमत पॉलिसी। खैर 2-4 मिनट बैठे कैप्टन साहब, फिर वो नाराज़ हो गए कि जनाब कि ये क्या हो रहा है कि यहाँ पे फिर नारे लग रहे हैं और मियाँ साहब के मुंह पे लग रहे हैं, सीटें बजाई जा रही हैं और तौहीन अमेज़ नारे लग रहे हैं। वो फिर उठते वहाँ से चुपकाते इधर उधर से गुजरते कहीं क्यों से, वो फिर जाने लगे तो शेख रोहेल असगर साहब ने पकड़ लिया। उनकी ड्यूटी लगी हुई थी कि बच्चे को आपने जाने नहीं देना उधर जिस जगह पे हंगामा हो रहा है। फिर उन्होंने शेख रोहेल असगर साहब ने उनको पकड़ा, उनकी पंपी शंपी, उनको कुछ समझाते कोई थोड़ा सा प्यार मोहब्बत करते उनको दोबारा उनकी सीट पे ले गए कि एक्सीलेंसी आप इधर ही बैठे। तो वो मामला यहाँ तक टला रहा। आज जो मेरे लिए इंटरेस्टिंग एंट्री थी वो थी उसकी तहमीना दौलताना साहबा की।
बड़े अरसे बाद मैंने उनको पार्लियामेंट में देखा, शायद उनको मेरा ख्याल रीएनफोर्समेंट के तौर पर बुलाया गया था। कमक कहते हैं ना वो क्राइसिस सिचुएशन अच्छा हैंडल कर लेती है, मतलब कहीं पे लड़ाई झगड़े की जरूरत पेश आई, नारेबाजी की, मोड़ तोड़ की, दुपट्टे फेंकने की, कोई इस तरह का अगर सीन क्रिएट करना हुआ तो उस काम के लिए तहमीना दुल्ताना साहब से बेहतर कोई नहीं है। तो उनको भी लाया गया था। लेकिन मेरा ख्याल है हैविंग सेड ऑल दिस कि अपोजिशन का सिर्फ पीटीआई का ज़्यादा शो नज़र आ रहा था। वो सारे मोस्टली मुअज़्ज़िन की लिस्ट तो मैंने गिनवा दी है कि नारा मारना हमारी शान के खिलाफ है। मैं समझता हूँ हुकूमती पॉलिसी भी अच्छी रही है। उन्होंने कुछ ज़्यादा वहाँ पे सीन नहीं क्रिएट होने दिया, नारेबाजी के हद तक रहे हैं। उन्होंने भी यही कहा कि हुकूमत आएगी, नारे मारेंगे, मारने दें, गुस्सा निकालें। और ममनू हुसैन साहब बेचारे को किसने सुनना था ना, एक गैस पे अंदाजे पे कोई ना कोई उसके ताले शाले बजा रहे थे। तो उनकी भी तकरीर जो थी वो हम सब ने सुन भी लिया, आने वाले दिनों में हम उसका भी पोस्टमार्टम करते रहेंगे। तो ये ओवरऑल वहाँ पे था। अपोजिशन ने भी कोई अपना 15-20 मिनट अपना शो पुट किया, उसके बाद वो भी चुप करके चले गए। उन्होंने तकरीर की, उसके बाद ये हुआ मेरे साथ। आपको तो नवाज शरीफ साहब बेचारे लग रहे थे, कितनी उनकी बेइज्जती। हाँ, मैं वो बता नहीं सका, सॉरी। बेइज्जती जो है ना, पर मैं क्योंकि उनके साहबजादे हुसैन शहीद सरवर्दी का जिक्र कर रहे थे, इससे कोई 2% उनकी एक दफ़ा बेइज्जती हुई थी, वो रिज़ाइन कर दिया था उन्होंने, करके वो चले गए थे। वो शरीफ आदमी थे, वो इतनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं था करते। आपको नवाज शरीफ बेचारे लग रहे थे, वैसे मुझे जो है ना ममनून साहब, प्रेसिडेंट साहब जो है ना, वो बेचारे लग रहे थे। वो इसलिए लग रहे थे कि उनका बेस्ट फ्रेंड ये जो हाशमी साहब जो अपने निहाल हाशमी साहब जो है, उनके बेस्ट फ्रेंड हैं। उनको पास की बिल्डिंग में बुलाया हुआ था। खुद जो उनके साथ जो उनकी बेइज्जती हो रही थी, तो मैं ये सोच रहा था कि गुलाम इसहाक खां की अपने ज़माने में गो बाबा गो बेइज्जती हुई, फिर गो लगारी गो बेइज्जती हुई, मुशर्रफ, उन दोनों की बेइज्जती इसलिए कि 58(2) भी था, उनके पास इख्तियार थे कि चीफ जस्टिस को भी निकाल सकते थे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट का भी इख्तियार उनको था, चीफ जस्टिस का भी था, और गवर्नमेंट को डिसॉल्व करने का इख्तियार भी था। तो उनके पास तो इख्तियारात थे। मुशर्रफ को भी जब वो मुक्का लहराया गया, उसकी बेइज्जती हुई थी इस तरह की स्पीच करते हुए, तो उसको तो ज़ाहिर डिक्टेटर था। सही। इन बेचारे के पास इख्तियार कौन सा है कि जो दिता की सी जड़ी बेइज्जती ज्यादा है, बिना काम है, बेइज्जती ज्यादा। आगे बढ़ेंगे हम। मैं लास्टली थोड़ा सा कमेंट कर, जो मैं स्टार्ट में जो मैंने बात की थी एक्सप्लेन नहीं कर सका। नवाज शरीफ साहब के लिए इसलिए ये बड़ा टफ डे था। खुद पार्लियामेंट में उनके साथ ये सलूक हुआ, चोर चोर के नारे लगे, गो नवाज गो के मुसलसल लगे, और बड़े बुरे तरीके से वो फेस कर रहे थे। थोड़े से कुछ किलोमीटर के फासले पे उनके बच्चे जो हैं GIT के सामने पेश हो रहे थे। और तीसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये कहा जा रहा था कि आपकी हुकूमत को माफिया वाले स्टाइल से काम चला रही है। सो आप सुप्रीम कोर्ट में भी एंगेज हो चुके हैं, GIT में भी थे, पार्लियामेंट में भी थे, और हर जगह पर इज्जत अफजाई हो रही थी। ये बड़ा इट्स ए रेयर इवेंट कि वजीर आजम साहब जो हैं वो 3 जगहों पर फंसे हुए हैं, पार्लियामेंट में भी, सुप्रीम कोर्ट में भी, और वहाँ इंक्वायरी अफसरान के सामने आपके बच्चे पेश हो रहे हैं। इट्स अ सैड डे फॉर द शरीफ फैमिली। इट वाज अ वेरी सैड स्पेक्टिकल दैट यू डेफिनेटली। मतलब हम तो कोई, मैं लास्ट ये कहूँ कि उसमें से लेसन्स गलत ड्रॉ कर रहे हैं, कि बजाय इसके सही लेसन ड्रॉ करें। ये टर्की वाला मॉडल फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो दिया है ना कि जनाब ये करेंगे, इस तरह का डिफाइंस करके शायद अवाम निकल आएगी। तो ये आई थिंक दे आर ड्राइंग रॉन्ग लेसन्स फ्रॉम हिस्ट्री। इनको 1999 भी भूल गया है, इनको जब ये लंदन से आए थे वो भी भूल गया। ये इतना आसान काम भी नहीं है, और ये टर्की भी नहीं है। सही है, जागते रहना पे आपने क्लास बात की। वैसे तो वज़ीर ख़जाना कई बड़े झटके दे चुके हैं, इस बार कौन सा झटका देने जा रहे हैं? आज एक बड़ा अच्छा खूबसूरत आर्टिकल छपा है, वहाँ से मैं आज पढ़ रहे थे, आमिर साहब और मैं जो हैं, ये लिखा है यहाँ पे हुज़ैमा बुखारी और डॉक्टर इकरामुल हक साहब ने। ये बड़ा इंतहाई एक अर्थ शेकिंग आर्टिकल है जो लिखा गया है, जिससे ये पता चलता है कि पहले इस मुल्क में कोई आपके वज़ीर आज़म होते थे, फिर कोई वज़ीर ख़जाना होते थे, फिर कोई पार्लियामेंट होती थी, कोई वहाँ कैबिनेट होती थी, ECC होती थी। अब पता चला है वो सारी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। नवाज शरीफ साहब बादशाह बनने की कोशिश कर रहे हैं, उनके वज़ीर ख़जाना कहते नहीं मुझे दीवान का लक़ब मिलना चाहिए जी। माजी में जो होते थे उनको दीवान कहते थे, मेरा ख्याल है, खजाने वगैरह को, जो बादशाह सलामत के ब्याह पे पूरी रियासत को वो करते थे। उस आर्टिकल में जो आज उन्होंने वहाँ पे चीज़ें उन्होंने वो की हैं, डॉक्टर इकरामुल हक साहब और उनके को ऑथर ने, वो बड़ी शॉकिंग है कि अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कुछ दिन पहले, ये पिछले महीने में 2016 में एक फैसला दिया था, जो आमिर साहब जिसको कई दफ़ा उठा चुके हैं, कि वजीर आजम का फैसला कोई वजीर आजम का फैसला नहीं है, ECC का फैसला कोई नहीं है जब तक पूरी कैबिनेट जो है ना उसकी अप्रूवल ना दे। सारे इन्होंने क्या काम किया, अब ये जो बिल, ये मनी बिल पेश किया, अपोजिशन को तो साफ ज़ाहिर है उसमें फंसी हुई है, वो तो जा नहीं रही, अपने एहतजाज पे हैं। अब ये क्या काम कराने की कोशिश कर रहे हैं इसाक डार साहब, वो वाया भटिंडा जा रहे, मनी बिल में एक लाइन डाल दी है,
लाइन क्या है कि अब ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है, जो उन्होंने कहा था कि आपको कैबिनेट, पार्लियामेंट, आपने कोई टैक्स भी लगाना, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए आपको जाना पड़ता है, आर्टिकल 77 के तहत आपको कैबिनेट की अप्रूवल चाहिए, फिर पार्लियामेंट की चाहिए, ये टैक्स लगाना है अगर आपने अवाम पे। डार साहब ने सबको इस ये मनी बिल के तहत इन्होंने इन तमाम चीज़ों को बाईपास करने का फैसला करते हुए एक तरमीम डाल दी है। उस तरमीम के तहत कोई पार्लियामेंट की अप्रूवल नहीं चाहिए सर, आपको कोई, आपको वजीर आजम की अप्रूवल नहीं चाहिए, कोई कैबिनेट, कोई ECC, कुछ भी नहीं चाहिए। ये SRO जारी करेंगे, जो आपकी FBR जारी करे या फाइनेंस मिनिस्ट्री करे, ये जितने अरबों रुपए का टैक्स चाहें, जिस पे चाहें उनको एग्जम्पशन दें कि रऊफ क्लासा साहब के खिलाफ कोई 100 अरब रुपए का टैक्स बनता है, माफ कर दो भाई, एक लेटर FBI वहां निकाल देगा, माफ हो जाएगा। ना पार्लियामेंट की अप्रूवल चाहिए, ना आपको कैबिनेट की चाहिए, ना वजीर आजम की चाहिए। इस तरह की तरामीम करके कि आपने यहाँ बिलियंस ऑफ रुपीज की ऑलरेडी जो है इसहाक डार साहब जो है SRO के जरिए, और ये दावा करते थे कि हम तो SRO को कल्चर खत्म कर देंगे। SRO क्या होता है कि आप एक ऑर्डर जारी करते हैं कि रऊफ की शिपमेंट आई हुई है वहां पे, इसने वहां कंप्यूटर मंगवाए हुए हैं 10 अरब रुपए के, उसमें ड्यूटी बनती है 1 करोड़ रुपए, माफ, ये SRO हो गया। और कितने दिन के लिए? 5 दिन के लिए ये आपको इफेक्टिव रहेगा। बिलियंस ऑफ रुपीज इस तरह पाकिस्तान के बिजनेसमैन उन्हें यहाँ पे लूटे हैं अवाम के, जो टैक्स देना चाहिए था। ये SRO जारी करने का मकसद होता है टैक्स की, आप एग्जम्पशन देते हैं, लोगों को फेवर करते हैं। पहले पार्लियामेंट में आते थे चीजें या कैबिनेट तक जाती थी। इसहाक डार साहब कहते हैं नहीं, अब की दफा ये सारी पावर जो है ये मेरी होंगी, चाहे सुप्रीम कोर्ट कहे या ना कहे। कि सुप्रीम कोर्ट का भी नवंबर-दिसंबर का एक फैसला है, उसके अगेंस्ट वो तरमीम लेके गए हैं कि जनाब हमसे कोई नहीं पूछ सकता। आमिर साहब पहले उन्होंने कैबिनेट फारिग कर दी, जिसका सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया, अब वो पार्लियामान को भी फारिग कर रहे हैं। बात यह है कि नवाज शरीफ साहब ने इसहाक डार, जो उनके हम कुड़म भी हैं, पंजाबी में तो कुड़म ही कहते हैं, समधी जो है समधी साहब को, जो कि उनके याद रहे, उनके एक्स अकाउंटेंट और उनके एक्स बैंकर भी रहे हुए हैं, और जिन्होंने आगे अपने एक्स बैंकर को नेशनल बैंक का प्रेसिडेंट और डिप्टी स्टेट बैंक प्रो भी रखा हुआ था, उनको पहले ECC के अंदर इख्तियार दिया हुआ था कि वो वर्चुअली ठेके पे उनको गवर्नमेंट दी कि आपको कैबिनेट की अप्रूवल नहीं चाहिए। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने फिर डिसीजन लिया कि जनाब आपको कैबिनेट की अप्रूवल चाहिए, हालांकि जैसी कैसी कैबिनेट आपको पता है वो दे ही देती है। अब ये जो पैसों का मनी बिल का फाइनेंस बिल के अंदर डाल के पार्लियामेंट का इख्तियार भी निकालना चाह रहे हैं कि उनका भी इख्तियार ना रहे कि इन चीज़ों का अप्रूवल दे, पैसों से भी है। तो ये पॉसिबल। ठीक है, हम भी मुकम्मल नजर रखे हुए इंशाल्लाह आने वाले दिनों में इसका फॉलोअप भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। इसके साथ ही प्रोग्राम अपने काम को पहुंचता, अपना बहुत सा ख्याल रखें।